हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आप सबको पता है कि मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट टर्म रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरी जो फर्स्ट 2 वीडियोस आई वो कौन से टॉपिक पे थी? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जो मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उस एक सिंगल टॉपिक से नेट के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पे बेस्ड जो भी थ्योरी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो मैंने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास के अंदर जो सेकंड टॉपिक है मेरा, वो है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टॉपिक की पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, देन उसके ऊपर फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नेट के अंदर वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। सेकंड है डिफरेंशिएशन मेथड। एंड थर्ड वन इज मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो मेरा है मैट्रिक्स मेथड। तो आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैट्रिक्स मेथड। तो अब यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो किस टाइप से दिखता है? मैट्रिक्स मेथड के अंदर आपका जो लीनियर सिस्टम है, x डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में सम फंक्शन ऑफ x कोमा y। अब ये जो a है ये मेरी क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और इसको हम बोलते हैं, अगर ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A की जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज अगर मेरी सारी की सारी रियल है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। A11, A12, A21, A22। मैं यहाँ पे 2x2 सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो अगर ये सारी की सारी एंट्रीज मेरी कैसी हैं? रियल एंट्रीज हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। और हमारे सिलेबस के अंदर ऑटोनॉमस सिस्टम ही गिवन है। अब x क्या है? कोफिशिएंट्स हैं x y। बात करते हैं अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम हम किसे कहते हैं? ये जो सम फंक्शन ऑफ x कोमा y है, अगर ये सम फंक्शन ऑफ x कोमा y 0 हो जाएगा तो इतना सिस्टम बचेगा x डैश इज इक्वल टू ax। तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और अगर ये सम फंक्शन ऑफ x कोमा y आपका नॉन जीरो हो जाता है तो फिर इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे पहले होमोजीनियस सिस्टम की। होमोजीनियस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, 4 होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम मतलब यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x कोमा y ये मेरा 0 होगा, तो सिस्टम क्या बनेगा? x डैश इज इक्वल टू ax। ये मेरा कैसा है? होमोजीनियस ऑटोनॉमस सिस्टम है, क्योंकि जो मैट्रिक्स A है मेरी, इसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? रियल एंट्रीज हैं। मतलब जो मेरी मैट्रिक्स A बनेगी उसके अंदर जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? dx बाई dt। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है वो मैट्रिक्स A के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। मैट्रिक्स A के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? रियल। तो फिर इसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस
सिस्टम। अब सिस्टम को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा उस पे देखते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास n क्रॉस n का सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, n क्रॉस n का सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसको मैं nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि सिस्टम को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। अगर मेरे पास n क्रॉस n का कोई सिस्टम गिवन है, तो n क्रॉस n के सिस्टम को मैं nth ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपके पास n ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो उसके पास कितने Li सॉल्यूशन होंगे? सवाल क्या है कि अगर आपके पास n ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो उसके पास कितने Li सॉल्यूशन होंगे? कितने होंगे? n Li सॉल्यूशन होंगे। तो उन Li सॉल्यूशन का अगर मैं जो सेट बनाती हूँ, उन n Li सॉल्यूशन का जो सेट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि इस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एप्लीकेबल है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 का सिस्टम दिया हुआ है, दैट मीन्स तुम्हारे पास कितने हैं? 2 Li सॉल्यूशन होंगे, और उन दोनों को मिला के मैं एक सेट बनाऊंगी, तो उस सेट को मैं क्या बोलूंगी? फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसको लीनियर सिस्टम को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे कनेक्ट करके याद करोगे वो देखो। अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, क्या? y डबल डैश प्लस के ए वाई डैश प्लस के बी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की। अब मैंने आपको कहा कि इस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 है, तो रूट्स भी कितने निकल के आएंगे? 2 रूट्स निकल के आएंगे। अब मैंने यहाँ पे बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल एंड अनइक्वल है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म कैसे बनती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जब जनरल सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। तो उस सॉल्यूशन लिखने की क्या फॉर्म होती है? x इज इक्वल टू c1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2 e2 की पावर लैम्डा 2t। मतलब कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जनरल सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। और ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, ये क्या है? ये जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है? रूट्स है किसके? ऑक्सिलरी इक्वेशन के। अब इसके साथ मैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिलेट करूंगी वो समझिए। अगर अब मैंने कहा कि आपके पास nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम n क्रॉस n सिस्टम में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मतलब अगर आपके पास n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो उसको मैं n क्रॉस n सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसका भी फॉर्मेट क्या होगा? सेम होगा। तो जब मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन लिखती हूँ, अब यहाँ पे क्या बनेगा? फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का।
फॉर होमोजीनियस सिस्टम के अंदर पहला केस क्या बनेगा, इफ आइगन वैल्यूज आर रियल एंड अनइक्वल, इफ आइगन वैल्यूज आर रियल एंड अनइक्वल। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे, x ऑफ t इज इक्वल टू c1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2t। ये जो मेरे लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, ये क्या है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ आइगन वैल्यू ट्रीट होते हैं। और ये जो x1 x2 है ये मेरे एज अ आइगन वेक्टर है। अगर मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। जब सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज को। और आपको पता है कि हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या निकल के आता है, आइगन वेक्टर। तो ये x1 और x2 क्या है, आइगन वेक्टर है मेरे। तो आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो। अब सेकंड केस है जब आइगन वैल्यू मेरी रिपीट हो जाए। सेकंड केस क्या है, जब आइगन वैल्यू रिपीट हो जाए। इफ आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, जब आइगन वैल्यू रिपीट होती है तो यहां पे आप सब केस बनता है। अगर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको 2 Li आइगन वेक्टर मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सेम आती है, किसके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के, मतलब मैट्रिक्स अगर आपके डायगोनलाइजेबल है तो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या बनेगा, इफ आइगन वैल्यू हैज 2 Li आइगन वेक्टर, देन जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा मेरा, c1 x1। जब आइगन वैल्यू सेम हो गई है तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 किसके इक्वल होंगे, लैम्डा के। तो e2 की पावर लैम्डा t तो मेरा कॉमन आ जाएगा ना। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनेगा, c1 x1 प्लस में c2 x2 e2 की पावर लैम्डा 1 t। यानी कि जो दो आइगन वैल्यू आई लैम्डा 1 लैम्डा 2 वो क्या है मेरी, इक्वल है, यानी कि आइगन वैल्यू कैसी हैं, रिपीट कर रही हैं। ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट बनेगा। जब इफ आइगन वैल्यू हैज 2 Li आइगन वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और आप सबको पता है लीनियर अलजेब्रा के अंदर जब मेरी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल आ जाती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेरी कैसी है, डायगोनलाइजेबल है। और जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये बनेगा। सेकंड केस क्या बना कि जब ए आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको 1 Li आइगन वेक्टर मिला, मतलब कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी डज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है तो उस केस में हमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने की नीड है। अब वो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। अब देखिए आप सब लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या करते हो, आपको पता है कि लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मिला x1। अब ये x1 आइगन वेक्टर आप कैसे निकालते हो, a माइनस में लैम्डा 1 i x1 इज इक्वल टू 0, ऐसे निकालते हो सब लीनियर अलजेब्रा में। ये आपका क्या है, x1 आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा। जब आपकी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ना हो, मतलब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी डज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल नहीं है। जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है तो उस केस में हमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने की नीड है। अब वो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, a माइनस में लैम्डा 1 i x
इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में हम जीरो नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, जो हमने पहले वाला आइगन वेक्टर निकाला है उसको रखेंगे। तो ये जो x2 निकल के आएगा ना यहाँ से, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर x2 आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड में यहाँ पे जीरो कर देते हैं। जब मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल ना हो तो उस केस में हमें जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालने की नीड है, और वो कैसे निकालते हैं, ऐसे a माइनस में लैम्डा 1i x2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको प्रीवियस वाला आइगन वेक्टर लिखना है। अब अगर आपको थर्ड आइगन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा, a माइनस में लैम्डा 1i x3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपका x2 आएगा, प्रीवियस वाला आइगन वेक्टर रखना है आपको। तो इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनेगा, इफ आइगन वैल्यू हैज वन li आइगन वेक्टर, then we have to find generalized eigenvector. x of t is equal to c1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1t। लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मिला x1। अब सेकंड में आपको क्या निकालना है, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। अब उसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x1, यानी कि जो आपका प्रीवियस वाला आइगन वेक्टर है x1, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t, तो जो x1 मेरा वेक्टर है उसको t से मल्टीप्लाई करा, प्लस में आपका x2 क्या निकल के आया, जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर x2 e2 की पावर लैम्डा 1t। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, मतलब लैम्डा 1 मेरी यहाँ पे क्या थी, आइगन वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, लैम्डा से। तो आप यहाँ पे लैम्डा भी रख सकते हो, तो लैम्डा ही कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ये सेकंड केस मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेट में एज इट इज आपको एक ऑप्शन के अंदर फॉर्मूला बना के दे रखा था। और अगर यहाँ पे आपको थर्ड जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालना होता तो उस केस में जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनेगा, x ऑफ t इज इक्वल टू c3 x1 e2 की पावर लैम्डा t प्लस में c3 x1, इसको t से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो t से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 t स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में x2 t प्लस में x3 जनरलाइज्ड वेक्टर निकल के आया e2 की पावर में लैम्डा t। एक चीज नोटिस करने की क्या है यहाँ पे कि जब आप थर्ड जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकाल रहे हो तो t स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल आ रहा है। जब आप kth वाला जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, t2 की पावर k बाय में k माइनस 1 फैक्टोरियल, k माइनस 1 ही आएगा ऊपर भी। तो आई होप कि आपको ये दोनों केसेस क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या बनेगा, जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स टाइप के आ जाए। केस थर्ड, इफ आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स। जब आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स होंगी तो कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो हमें कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट किस टाइप के होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब ये जो अल्फा है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और आयोटा के साथ में जो भी पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको सेम वैसे ही रिलेट करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स टाइप के आते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, x ऑफ t इज इक्वल टू e2 की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस में c2 sin बीटा x।
ऐसे लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की, उस केस में जब मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो जनरल सॉल्यूशन हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम में कैसे लिखेंगे? सिस्टम में ऐसे x ऑफ t इज इक्वल टू c1 e टू की पावर अल्फा t, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे C1 C2 कांस्टेंट थे, अब यहाँ पे मैट्रिक्स आ रही है और मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है? A11 A12 A21 A22। तो जो कांस्टेंट आएंगे A11 वो यहाँ पे आएंगे। A11 और A21 के साथ में क्या आएगा? cos बीटा x। A12 और A22 के साथ में क्या आएगा? sin बीटा x। अब यहाँ पे प्लस है ना, जब सिस्टम का सॉल्यूशन लिखने जाओगे तो वहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? x11 cos बीटा t, x21 cos बीटा t, माइनस आ जाएगा, प्लस की साइन की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का x12 sin बीटा t और x22 sin बीटा t, माइनस का साइन। अब प्लस में क्या आएगा? C2 E2 की पावर अल्फा t। अब यहाँ पे क्या बनेगा? इसको इंटरचेंज कर दो, x11 को x12 के साथ इंटरचेंज कर दो। इनको इंटरचेंज करोगे और ये जो माइनस का साइन है इसको चेंज कर दो प्लस में, बाकी सारा एज इट इज। तो यहाँ पे क्या बनेगा? x11 को इंटरचेंज करोगे तो x12 आएगा, x12 cos बीटा टी, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, x11 sin बीटा टी, x22 cos बीटा टी प्लस में x21 sin बीटा टी। ये मेरा जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स के केस में सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट है। अब एक चीज और ध्यान करिए कि जो रियल सॉल्यूशन है मेरा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो कॉस और साइन आए, मतलब जब सॉल्यूशन मेरा कॉस और साइन आप सबको पता है पीरियोडिक नेचर के हैं, जब सॉल्यूशन मेरा पीरियोडिक टाइप बिहेवियर दे देता है तो जो सॉल्यूशन पाथ होगा मेरा वो कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। और क्लोज्ड होने के लिए इस अल्फा को क्या होना? अल्फा मेरा क्या है? रियल पार्ट है। ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? रियल सॉल्यूशन, रियल पार्ट है। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा जब सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मेरा है, जब सॉल्यूशन मेरा पीरियोडिक टाइप बिहेवियर दे देता है तो उस केस में जो सॉल्यूशन पाथ होगा वो मेरा कैसा होगा? क्लोज्ड पाथ होगा। तो ये होमोजीनियस के केस में ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट है। तो इसी पे बेस्ड देखिए नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक, उसके बाद नॉन होमोजीनियस सिस्टम का केस करते हैं। ये रहा, इससे पहले है ये रहा, इसको ध्यान से पढ़िए क्या बोला है स्टेटमेंट में। सपोज x of t is the solution of the following initial value problem in R2। ये आपके पास एक कैसा है? होमोजीनियस सिस्टम है। x डॉट इज इक्वल टू ax, x डॉट का मतलब क्या है? dx by dt with some initial condition है x of 0 is equal to x नॉट, where a मेरी कैसी है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स a की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स a की सारी एंट्रीज कैसी हैं? रियल एंट्रीज है। which of the following statements is true। और फिर ये मेरे पास क्या है? 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला कि x ऑफ t जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो सोल्यूशन मेरा बाउंडेड सोल्यूशन होगा फॉर सम x नॉट नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला कि आपका जो सोल्यूशन निकल के आया अगर मैं उसका एब्सोल्यूट यानी कि उसका मैं मोड लूं और उस सोल्यूशन को मैं e2 की पावर -60 से मल्टीप्लाई करूं तो t गोज टू इंफिनिटी पे क्या वो सोल्यूशन मेरा 0 को अप्रोच करेगा फॉर ऑल x नॉट नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑप्शन में बोला है कि जो सोल्यूशन आया xt उसको मैं
अगर e टू की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करूं और t गोज टू इंफिनिटी करने पर क्या सॉल्यूशन मेरा इंफिनिटी को टेंड करेगा? फॉर ऑल x नॉट नॉट इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन आया xt उसको e टू की पावर माइनस 10t से मल्टीप्लाई करूं और उसको t गोज टू इंफिनिटी करने पर क्या सॉल्यूशन 0 को अप्रोच कर रहा है? फॉर ऑल x नॉट नॉट इक्वल टू 0 के लिए आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और फिर इसको ध्यान से सबसे पहले इसको देखिए कि इस इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है। x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट और ऑप्शन में क्या बोला है कि x नॉट नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का सिस्टम गिवन है, तो ये जो कंडीशन है इनिशियल कंडीशन, इसका मतलब है कि x1 0 इज इक्वल टू x नॉट और x2 0 इज इक्वल टू x नॉट। और ये जो x नॉट है ये मेरा कैसा है? नॉट इज इक्वल टू 0 गिवन है चारों ही ऑप्शन में। इसका मतलब ये है कि जो x नॉट x1 x2 है ये मेरे दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। x नॉट मेरा कैसा है? आर्बिट्रेरी है, तो इसकी वैल्यू आप या तो 1 0 या फिर 0 1 या फिर 1 -1 इस टाइप से ले सकते हो। दोनों के दोनों आपके एक साथ 0 नहीं होंगे। मतलब जो इनिशियल कंडीशन है उसका काम क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करना। जो C1 C2 आएंगे, अब वो जो C1 C2 है वो दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है यहाँ पे x नॉट नॉट इज इक्वल टू 0 का। अब इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। आपके पास सिस्टम क्या है? x डॉट इज इक्वल टू ax विद सम इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 पे क्या है? x नॉट गिवन है। अब इस कंडीशन का मतलब मैंने अभी बताया। इस कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि x1 0 x2 0 क्या है? x नॉट है और ये x नॉट आपका नॉन जीरो है। मतलब x नॉट आपका कैसा है? आर्बिट्रेरी है। अब यहीं से समझो ना कि इनिशियल कंडीशन का काम क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करना। मतलब जो C1 C2 आएंगे वो आपके दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते तो x नॉट की वैल्यू आप किस टाइप से ले सकते हो? 1 0 ले सकते हो और 0 1 ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो 1 -1। मतलब यहाँ से जो C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो दोनों आपके एक साथ 0 नहीं होंगे। एक 0 एक नॉन जीरो ऐसे आपको लेनी है उनकी वैल्यू। तो x डॉट का मतलब क्या है? dx1 by dt और dx2 by dt ये इज इक्वल टू में a x1 और x2। अब आपकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 5 4 1 2 है। अब इस मैट्रिक्स A का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा? 6 आएगा। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 10 - 4 दैट इज 6। अब पहला काम क्या है मेरा? आइगन वैल्यूज निकालना। अब आइगन वैल्यू 2 क्रॉस 2 की है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ a लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब इसका ट्रेस कितना है? 7। लैम्डा स्क्वायर माइनस के 7 लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो। फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा माइनस के लैम्डा प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा लैम्डा -6 -1 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या आई? 1 और 6। यानी कि रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल है। अभी मैंने जो फर्स्ट केस बताया उसी पे बना। जब आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल आ जाते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म कैसे बनेगी? C1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में C2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2t। तो x ऑफ t इज इक्वल टू C1 x1 e2 की पावर t प्लस में C2 x2 e2 की पावर 6t। ये आपका सॉल्यूशन बना। अब फर्स्ट ऑप्शन में जाइए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि x नॉट नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये जो C1 और C2 है ये आपके दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्या बोला है कि x ऑफ t इज अ बाउंडेड सॉल्यूशन।
क्या आपका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो बाउंडेड सॉल्यूशन है? जब आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या देखोगे कि t गोज टू इंफिनिटी पे जो आपका सॉल्यूशन है xt वो कहाँ अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो आपका सॉल्यूशन कैसा हुआ? अनबाउंडेड सॉल्यूशन हुआ। अब आपका एक सवाल आएगा यहाँ पे कि आपने आइगन वैल्यू तो निकाल दी, उन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये x1 x2 आइगन वेक्टर भी तो निकालने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ये x1 x2 आइगन वेक्टर निकालने की नीड ही नहीं है। जब नीड नहीं है तो मैं फालतू में निकाल के क्या करूं? अगर आपको निकालने हैं तो आप निकाल के देख सकते हो। आइगन वेक्टर कैसे निकलते हैं? a माइनस में लैम्डा 1i x1 इज इक्वल टू 0। किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो पहले? अब वन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो a माइनस में i x1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, आपका x1 आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली फॉर लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है x2 वो निकाल के सॉल्व कर लेना। और t गोज टू इंफिनिटी पे जब आप देखोगे कि आपका जो x3 सॉल्यूशन है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी भी बाउंडेड नहीं होता है ना, ये कैसा है? अनबाउंडेड है। जो सॉल्यूशन है वो आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहां से मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कैसा हुआ? कैंसिल आउट हुआ। अब सेकंड ऑप्शन के लिए क्या बोला है कि आपका जो सोल्यूशन आया अगर मैं उसका मोड लूं और उसको मैं e2 की पावर -60 से मल्टीप्लाई करूं तो फॉर ऑल x नॉट नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या सोल्यूशन मेरा 0 को अप्रोच करेगा t गोज टू इंफिनिटी पे? इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये जो सोल्यूशन आया मेरा इसको मैं e2 की पावर -60 से मल्टीप्लाई करूं तो सोल्यूशन मेरा क्या बनेगा? c1 x1 e2 की पावर -5t प्लस में c2 x2। अब t गोज टू इंफिनिटी पे करोगे तो आपका सोल्यूशन कहाँ अप्रोच करेगा? ये तो 0 को अप्रोच कर जाएगा। e2 की पावर -इंफिनिटी 0 ये बचेगा और c2 x2 क्या है आपकी? कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। t गोज टू इंफिनिटी पे e2 की पावर -60 xt आपका कहाँ अप्रोच कर रहा है? किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। और ऑप्शन में क्या बोला है कि t गोज टू इंफिनिटी पे वो तो आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी मेरा कैसा हुआ? कैंसिल आउट हुआ। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि जो आपका सॉल्यूशन आया है उसको अगर मैं e2 की पावर -t से मल्टीप्लाई करूं तो t गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन क्या इंफिनिटी को अप्रोच करेगा फॉर ऑल x नॉट नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए। करके देखो क्या मिलेगा सी ऑप्शन के लिए। e2 की पावर -t से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? c1 x1 e2 की पावर -t x ऑफ t इज इक्वल टू में क्या आएगा? c1 x1 प्लस में c2 x2 e2 की पावर 5t। अब t गोज टू इंफिनिटी करोगे तो आपका सॉल्यूशन कहाँ जाएगा? कहाँ अप्रोच करेगा? क्या बोला है? फॉर ऑल x नॉट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि आपके c1 c2 एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर आपका ये c2 0 हो गया, ठीक है, इनिशियल कंडीशन से, तो जो c1 x1 है वो क्या मिलेगा? एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी ना। तो t गोज टू इंफिनिटी पे e2 की पावर -t xt आपका कहाँ अप्रोच करेगा? किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा। ये क्या कह रहा है? इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। जब आप जो सॉल्यूशन आया जब उसको आप e2 की पावर -10t से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इस सॉल्यूशन को e2 की पावर -10t से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -9t और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4t और t गोज टू इंफिनिटी पे आपका सॉल्यूशन कहाँ अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये बात उसने सही बोली है फोर्थ ऑप्शन में। फॉर ऑल x नॉट नॉट इक्वल टू 0 t गोज टू इंफिनिटी पे आपका जो सॉल्यूशन है वो 0 को अप्रोच करेगा।
तो ये होमोजीनियस सिस्टम का पहला केस आया जब आपके रूट्स रियल एंड अनइक्वल आते हैं। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है उसके ऊपर 4 ऑप्शन बना के गिवन थी। आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा किस पे बेस्ड है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम का फॉर्मेट क्या था, x डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में सम फंक्शन ऑफ t। अब ये जो सम फंक्शन ऑफ t अगर मेरा नॉन जीरो आ जाता है तो हम बोलते हैं सिस्टम मेरा कैसा है, नॉन होमोजीनियस है। तो ये भी सिस्टम मेरा कैसा गिवन है, नॉन होमोजीनियस। वहां पे ये h क्या है, नॉन जीरो, ये गिवन है आपके पास। तो कंसिडर द लीनियर सिस्टम y डैश इज इक्वल टू ए वाई प्लस में h, वेयर a मेरी क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एंड h मेरे पास क्या है, ये है। सपोज y ऑफ t इज अ सॉल्यूशन सच दैट कि लिमिट t गोज टू इंफिनिटी पे जो सॉल्यूशन है yt अगर मैं उसको t से डिवाइड कर दूं तो वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी d और वो बिलोंग करती है R2 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, ये डी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं और ये 4 ऑप्शन गिवन है। जब आप इन चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो सेकंड वाली वैल्यू है माइनस के 5/3, ये चारों ही ऑप्शन के अंदर क्या है, सेम है। माइनस के 5/3, माइनस के 5/3, माइनस के 5/3, माइनस के 5/3, चारों ही ऑप्शन में सेम है। मतलब आपको क्या वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक वैल्यू निकाल के देखनी है कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है, वही मेरा ऑप्शन होगा। अब सवाल ये आएगा कि अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकलने के लिए तो मुझे CF प्लस PI निकालना पड़ेगा। अब CF निकालना तो आपने सीख लिया, CF हम किसका निकालते हैं, होमोजीनियस पार्ट का, यानी कि इतने पार्ट का हम निकालेंगे। अब ये जो PI है वो हम PI कैसे निकालते हैं, तो PI जो ये H गिवन है ना, इसी को देख के हम इसी के फॉर्मेट में एक PI लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक चीज और देखो कि क्या आपको इसमें CF निकालने की नीड है, क्या इस क्वेश्चन में आपको CF निकालने की नीड है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आपके पास क्या सिस्टम गिवन है, y डैश इज इक्वल टू ए वाई प्लस में h, ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है। और इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, CF प्लस में PI। अब ये जो CF है ये हम किसका निकालते हैं, होमोजीनियस का निकालते हैं, और PI हम किसका निकालते हैं, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन होता है। तो अब होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये बनेगी y डैश इज इक्वल टू AY, ठीक है। अब इसका क्या है, A मेरी एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना। अब जो होमोजीनियस है उसका जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट होगा, जब आप उसकी आइगन वैल्यू निकाल के देखोगे तो वो कैसी आएगी, रियल एंड अनइक्वल आएंगी। जब रियल एंड अनइक्वल आएंगी तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट मेरा कुछ ऐसा बनेगा। अभी देखा फर्स्ट केस बनेगा C1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में C2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2t। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको t से डिवाइड करना है। जब t से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये जो सॉल्यूशन है t गोज टू इंफिनिटी पे, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका 0 को अप्रोच करना चाहिए। यही बोला है कि जो सॉल्यूशन आएगा जब आप उसको t से डिवाइड करो तो t गोज टू इंफिनिटी पे वो वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट आएगी। वो फाइनाइट वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब ये जो C1 और C2 है जब आपके ये डेफिनेटली क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप इस मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू निकाल के देखना एक बार क्या आ रही है, रियल एंड अनइक्वल आ रही है कि नहीं।
रियल एंड अनइक्वल आएंगी और एक नेगेटिव में आएगी तो वो तो t गोज टू इन्फिनिटी पे आपका 0 बन जाएगा, और एक बचेगी तो वो आपको डेफिनेटली 0 लेना पड़ेगा वो कांस्टेंट C1, क्योंकि t गोज टू इन्फिनिटी पे आपका जो वैल्यू होगी सॉल्यूशन की वो किसी ना किसी फाइनाइट को अप्रोच कर रही है, और वो जो फाइनाइट वैल्यू है वो R2 में बिलोंग कर रही है। तो यहां से C1 C2 डेफिनेटली मेरे क्या होंगे, 0 होंगे। अब बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में चूज करोगे। तो ये जो चूज करने का फॉर्मेट है ना, वो आपको जो गिवन होता है इसी के फॉर्मेट में आपको चूज करना होता है। अब क्या है, देखो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से मल्टीप्लाई किया है और ऐड में क्या किया है, फिर से कांस्टेंट है। तो जो फॉर्मेट मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्मेट जो मैं चूज करूंगी वो इसी टाइप से चूज करूंगी। क्या था, पहले कांस्टेंट टर्म थी, फिर कांस्टेंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया है, फिर ऐड करी है उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू। सिमिलरली नीचे वाला सी टी प्लस में डी। अब ये मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो लेट कर लिया इस गिवन एच को देखते हुए, नॉन लीनियर टर्म को देखते हुए। अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराओगे तो क्या बनेगा, वाई पी डैश इज इक्वल टू ए वाई पी प्लस में एच। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू डी, तो क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है 1 1 4 माइनस 2, वाई पी क्या है ये ए टी प्लस में बी सी टी प्लस में डी प्लस में एच, एच क्या है 3t प्लस में 1 2t प्लस में 5। अब इसको सॉल्व कर लो। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी तो आपको आती है, रो को कॉलम से करते हैं। अब देखो यहां से आपको एक चीज और मिलेगी, आपका ये सॉल्यूशन है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने ये लैट कर लिया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो भी आएगा उसको t से डिवाइड करोगे, तो जब आप इसको t से डिवाइड करोगे यहाँ पे और t गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यानी कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो a और c की निकालनी है, और c की वैल्यू जो है वो चारों ऑप्शन में क्या है, सेम है। तो मुद्दा ये है कि आपको सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल दो, आपको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो ए सी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए टी प्लस में बी प्लस में सी टी प्लस में डी। यहाँ पे क्या आएगा 4at प्लस में 4b माइनस के 2ct माइनस के 2d प्लस में 3t प्लस में 1 2t प्लस में 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ए सी इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टी प्लस में बी प्लस में सी टी प्लस में डी प्लस के 3t प्लस में 1 4at प्लस के 4b माइनस के 2ct माइनस के 2d प्लस के 2t प्लस में 5। अब बोथ साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। तो बोथ साइड जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो आपको ए टी का कोफिशिएंट क्या है, ए सी और 3, ए सी प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में टी का कोफिशिएंट कोई नहीं है इसलिए 0। अब यहाँ पे कंपेयर करोगे टी का कोफिशिएंट तो यहाँ पे क्या है 4a माइनस के 2c और प्लस में 2। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 4a माइनस के 2c प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इक्वेशन 1 को
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2a प्लस में 2c प्लस में 6, इसको राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, क्या आएगा माइनस के 6, यहाँ पे क्या आएगा 4a माइनस के 2c इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला 6a इज इक्वल टू माइनस के 8, a इज इक्वल टू माइनस के 4/3। देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, a की वैल्यू माइनस के 4/3 ये रही। अब पक्का जो c की वैल्यू है वो डेफिनेटली -5/3 आएगी। ये जो दो इक्वेशन आई है किसी में भी जाके आप a की वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिलेगी, c की वैल्यू माइनस के 5/3 आएगी। आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने जाओ, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें जो गिवन है उसी के फॉर्मेट में लेट करना होता है। अब जो पर्टिकुलर सोल्यूशन उसी फॉर्मेट में हम लेट करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर वहां से कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए, अगर आपके पास ये जो h की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये जो नॉन होमोजेनियस वाला पार्ट था, अगर यहाँ पे ये h की वैल्यू इस टाइप से गिवन होता, किस टाइप से, h इज इक्वल टू साइन t और e टू की पावर t वाले फॉर्मेट में गिवन होता, तो फिर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में लेट करते। आप सबको पता है कि साइन जो है ये मेरे को तभी मिलते हैं जब रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स में होते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो मेरे को कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का h गिवन होता तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लेट करोगे ना, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लेट करोगे, साइन t a इंटू में b प्लस में कॉस t c d प्लस में क्या है e टू की पावर t और फिर कांस्टेंट e और f। इस फॉर्मेट में आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट किया जाएगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो मेरे को पेयरिंग में मिलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्मेट में लेट किया जाएगा, फिर साइन t ए बी प्लस में कॉस t सी डी प्लस में e टू की पावर t e और f, इस फॉर्मेट में लेट करना है। ठीक है, और जब आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालोगे तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो क्या आएंगी, λ1 2 आएगी और λ2 क्या आएगी, -3 आएगी। मतलब कि रूट्स आपकी कैसे है, रियल एंड अनइक्वल है। तो रूट्स आर सिस्टम आपके पास कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या बनेगा, y ऑफ t इज इक्वल टू CF प्लस में PI। तो अभी बताया CF कैसा है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो क्या बनेगा C1 x1 e2 की पावर 2t प्लस में C2 x2 e2 की पावर -3t प्लस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो गिवन फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लेट करना होता है, तो क्या बनेगा AT प्लस में C BT प्लस में D। ये आपका फॉर्मेट बनेगा, और जो सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन को t से डिवाइड कर देना। यही गिवन था कि जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको t से डिवाइड कर देना और t गोज टू इन्फिनिटी करना है। तो जब आप इसको t से डिवाइड करोगे, यहाँ भी t से डिवाइड, यहाँ भी t से डिवाइड और यहाँ पे भी t से डिवाइड करोगे, और फिर t गोज टू क्या करोगे, इन्फिनिटी करोगे, तो वो जो वैल्यू है वो किसी ना किसी कांस्टेंट को अप्रोच करना चाहिए, और जो वैल्यू है वो R2 में बिलोंग करनी चाहिए। तो e2 की पावर -इन्फिनिटी है तो 0 को अप्रोच कर जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a प्लस में c/t और b प्लस में d/t। तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, a और b बचेगा सिर्फ। ठीक है, और अब a और b बचेगा और साथ में ये भी है, इसका मतलब t गोज टू इन्फिनिटी करने पर ये मेरा c1 क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 0, c1 मस्ट बी
0, C1 को 0 होना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन क्या गिवन है, t गोज टू इंफिनिटी पे जो सोल्यूशन है वो मेरा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और जो फाइनाइट वैल्यू है वो R2 में बिलोंग करती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो C1 है मेरा, इस C1 को डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया अब? तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट t गोज टू इंफिनिटी y ऑफ t बाय में t क्या मिल रहा है, a और b। अब b की वैल्यू सारे ऑप्शन में क्या है, सेम है, आपको सिर्फ a की वैल्यू निकालनी थी। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, -4/3। सो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, a। बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा, क्या है, कंसिडर द सॉल्यूशन। आपके पास ये दो सॉल्यूशन गिवन है y1 एंड y2। जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो e2 की पावर लैम्डा t, तो यानी कि इसकी एक आइगन वैल्यू क्या है -3t और दूसरी आइगन वैल्यू क्या है -5t। टू दी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। और जो सिस्टम है वो कितने का है, 3x3 ऑर्डर का है। क्या बोला है, ऑप्शंस पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि y1 एंड y2 form a basis for the set of all solutions to the given homogeneous system of differential equation। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है कि y1 and y2 are Li solution but do not form a basis for the set of all solutions। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि there exists another solution y3 such that y1 y2 y3 form a basis फॉर दी सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू दी स्टार। या आपके जो दो सॉल्यूशंस गिवन है वो क्या एलडी है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो दो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है y1 एंड y2, क्या ये एलडी है, -3 और -5 ये कभी लीनियरली डिपेंडेंट है, नहीं है ना, तो कैसे है, एल सॉल्यूशन है। तो फोर्थ ऑप्शन तो मेरा यहीं से कैंसिल आउट हो गया। बाकी के 3 ऑप्शंस के लिए क्या कहोगे, आपके पास जो सिस्टम है वो कितने का है, 3x3 का है। आपके पास दो आइगन वैल्यू तो आ गई, एक आइगन वैल्यू आपके पास -3 है, दूसरी आइगन वैल्यू -5 है, दोनों कैसी हैं आपकी, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और एक आइगन वैल्यू जो 3 है वो मैं मान लेती हूँ x है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि y1 एंड y2 फॉर्म अ बेसिस। लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप पढ़ते हो कि बेसिस क्या लिखा है, बेसिस फॉर द सेट ऑफ सॉल्यूशंस। बेसिस का सॉल्यूशन स्पेस बनने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3। तो जो बेसिस का सॉल्यूशन स्पेस बनेगा उसके लिए कितने एलआई सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को 3 एलआई सॉल्यूशन चाहिए। और क्वेश्चन में कितने गिवन है, 2 गिवन है। तो बेसिस के डायमेंशन कितनी होगी, 3 होगी ना। तो यहाँ पे कितने गिवन है, मेरे पास 2 गिवन है। तो ये बात तो गलत है ना। इसने बोला है कि y1 y2 फॉर्म अ बेसिस और बेसिस फॉर द सॉल्यूशन सेट। तो बेसिस का सॉल्यूशन स्पेस बनने के लिए मेरे को 3 एलआई सॉल्यूशन की नीड है और क्वेश्चन में 2 ही एलआई सॉल्यूशन गिवन है। तो बेसिस की डायमेंशन कितनी है, 3, और यहाँ पे क्या है, 2। तो पहला ऑप्शन गलत है। किसमें क्या बोला है कि y1 y2 जो दो सॉल्यूशन गिवन है वो आपके एलआई है बट डू नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। ये बात सही लिखी है कि ये जो y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन आपके एलआई है बट ये बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिस फॉर्म करने के लिए मुझे 3 एलआई सॉल्यूशन की नीड है। गिवन कितने हैं, 2 है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट अनदर सॉल्यूशन y3। एक अनदर सॉल्यूशन y3 एग्जिस्ट करेगा तो सच दैट जो सेट होगा y1 y2 y3 वो क्या करेगा, बेसिस फॉर्म कर देगा फॉर द सॉल्यूशन सेट। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का मेरा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के 2 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए क्या है, let f of
एक्स कॉमा वाई ये गिवन है। कंसिडर दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास क्या है, एक सिस्टम गिवन है डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है, इसके। डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है, इसके। विद सी विद सम इनिशियल कंडीशन एक्स ऑफ जीरो पे क्या है, जीरो, वाई ऑफ जीरो पे क्या है, 1/2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो कौन से सिस्टम पे काम कर रहे थे, लीनियर सिस्टम पे काम कर रहे थे। और अब कौन सा सिस्टम आ गया है, नॉन लीनियर सिस्टम आ गया है। क्या है सिस्टम हमारे पास गिवन, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वाई प्लस में एक्स, 1 माइनस में एक्स स्क्र माइनस के वाई स्क्र, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में वाई, 1 माइनस में एक्स स्क्र माइनस के वाई स्क्र। ये मेरे पास कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम गिवन है। अब ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए कि एक्स स्क्वायर टी प्लस में वाई स्क्वायर टी चारों ही ऑप्शन में उसके ऊपर है, यानी कि जो न्यूमरेटर है ये एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, ये कब बनेगा, जब ऊपर न्यूमरेटर में मेरा एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई टाइप की कोई चीज बने, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2। तो मुझे ऊपर ऐसा कुछ बनाना है। तो मैंने देखा, ऑप्शंस को देखते हुए मैंने ऑब्जर्व किया कि इस इक्वेशन को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस इक्वेशन को मैं वाई से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और दोनों को फिर मैं ऐड कर देती हूँ। तो क्या बनेगा, एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस में वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, 1 माइनस के, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में डी टी। अब देखो नीचे फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, नीचे फंक्शन, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 डी एक्स प्लस, ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। अब देखो इसको पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक अनदर वेरिएबल पुट कर लिया z। अब इस पे कंडीशन है एक्स स्क्वायर 0 प्लस में वाई स्क्वायर 0 इज इक्वल टू z 0। एक्स 0 कितना गिवन है, 0 है, y 0 कितना है, 1/2, तो z ऑफ 0 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1/4। इनिशियल कंडीशन भी निकल के आ गई। अब इस यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, 1/2 dz बाय में z माइनस के 1/, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस में z, 1/2 dz बाय में z, 1 माइनस में z इज इक्वल टू dt, dz बाय में z, 1 माइनस में z इज इक्वल टू 2 dt, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे आपको यूज करना है पार्शियली फ्रैक्शन का, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/z प्लस में 1 में 1 माइनस z इज इक्वल टू में 2 इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log z प्लस log
1 माइनस जेड, जेड का करोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, इज इक्वल टू में 2t माइनस के लॉग ऑफ c। तो अब यहाँ पे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या बन जाएगा, z बाय में 1 माइनस जेड इज इक्वल टू c ई टू की पावर 2t। अब c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन है z ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3। तो सॉल्यूशन क्या आया, z बाय में 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 1/3 ई टू की पावर 2t। तो z कितना निकल के आया, 1 बाय में 1 प्लस में 3 ई टू की पावर माइनस के 2t। और z किसको माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को। z किसको माना था, एक्स स्क्वायर टी प्लस में वाई स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 बाय में 1 प्लस 3 ई टू की पावर माइनस के 2t। ये मेरा सॉल्यूशन निकल के आया। अब इसी के ऊपर 4 ऑप्शन गिवन है, पढ़िए 4 ऑप्शन को क्या गिवन है। पहले लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए कि t गोज टू इन्फिनिटी पे एक्स स्क्वायर टी प्लस में वाई स्क्वायर टी किसी फाइनाइट वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है। देखिए जब आप t गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो आपका जो सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर टी प्लस में वाई स्क्वायर टी ई टू की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसने क्या बोला है कि t गोज टू इन्फिनिटी पे आपका जो सोल्यूशन है वो रिमेन्स बाउंडेड है। जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो सोल्यूशन मेरा कैसा है, बाउंडेड है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है तो इससे मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। कह रहा है कि t गोज टू इन्फिनिटी पे सोल्यूशन 0 को अप्रोच कर रहा है, नहीं भाई, जो सोल्यूशन है वो मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ। ये कह रहा है t गोज टू इन्फिनिटी पे आपका सोल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और हमने देखा जो सोल्यूशन है मेरा वो किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो था, ये जो क्वेश्चंस थे ये मेरे होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस सिस्टम और नॉन लीनियर पे बेस्ड थे। तो होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस की हमने थ्योरी देखी, उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा वो है लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम। उसके ऊपर हम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2014-15 में पहले क्वेश्चन आते थे कि टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पे, कि वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या स्टेबल नोड है या स्पाइरल है या सेंटर है। और नॉन लीनियर सिस्टम के लिए तो हमें जैकोबियन मैट्रिक्स बना के आइगन वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ता है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो जो लीनियर और नॉन लीनियर वाला पार्ट है वो सेकंड वीडियो में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो में जितना भी थ्योरी पार्ट डिस्कस हुआ या जो भी क्वेश्चंस हुए उसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।